वेलकम टू माई चैनल नर्सिंग एरा। आज का टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन एस्थमा। एस्थमा का नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्सिंग प्रोसेस के कितने कंपोनेंट्स हैं। दैट आर असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग और गोल्स, इंटरवेंशंस एंड विद द रैशनल एंड एवैल्यूएशन। सो लेट्स स्टार्ट द एनसीपी फॉर द एस्थमा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एट द असेसमेंट। असेसमेंट में हम दो चीज़ें देखते हैं, दैट आर द सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा तो वो होता है जो पेशेंट हमें आकर बताता है, किसी फिजिशियन को, डॉक्टर को, नर्स को आके अपनी साइन एंड सिम्टम्स बता रहा होता है, वो होता है सब्जेक्टिव डाटा। इसमें जो है अस्थमा के नर्सिंग के प्लान बनाने से पहले हमें जो है सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट आके बताएगा। पेशेंट वर्बलाइज दैट आई एम हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग। पेशेंट आके कहता है कि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये आके उसने अपनी प्रॉब्लम बताई फिजिशियन को और नर्स को। एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो कि ऑब्जर्व करता है फिजिशियन और द नर्स ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन और विद द हेल्प ऑफ द टेकिंग वाइटल साइंस। सो ऑब्जेक्टिव डाटा होगा रिड्यूस्ड लंग साउंड्स एट राइट लंग बेस। सो जब जो है फिजिशियन उसका फिजिकल एग्जाम करेगा तो उसके साथ जो है वो ये फाइंड आउट करेगा कि रिड्यूस लंग साउंड्स एट राइट लंग बेस। आफ्टर दैट व्हीजिंग व्हेन एक्सहेलिंग, कि जब वो सांस बाहर को ले रहा होता है तो उसमें उसकी आवाज़ में व्हीजिंग होती है। आफ्टर दैट कफिंग, वो खांसी उसको है। एंड वाइटल साइंस उसके जो होंगे वो होंगे हार्ट रेट 145 बीट्स पर मिनट, पल्स 90 बीट्स पर मिनट, and blood pressure will be 124/82 mmHg. Respiration will be 27. Spontaneous oxygen saturation will be 93%. 93% क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उसकी जो स्पॉन्टेनियस ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 93 है। आफ्टर द टेम्परेचर विल बी 39.1 डिग्री सेल्सियस के। ओके, आफ्टर दैट जो डायग्नोसिस है वो हम बनाएंगे, नंदा की नर्सिंग डायग्नोस लेंगे। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हम नंदा की ही नर्सिंग डायग्नोस लें, बिकॉज़ उसके अलावा जो है नर्सिंग केयर प्लान वो नहीं बना सकते, उसकी डायग्नोस हम नर्सिंग डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। सो इसमें हम लोग जो डायग्नोसिस लेंगे, डायग्नोसिस में जो हम अस्थमा को बेस बना के जो डायग्नोस कर रही हैं वो होगा इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पैज्म एज एविडेंस्ड बाय व्हीजिंग ऑन एक्सहेलिंग। ओके, ये हो गया एक डायग्नोसिस अस्थमा के लिए। एंड द सेकंड विल बी एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, चेस्ट पेन रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रेशंस। ये है थर्ड डायग्नोसिस फॉर द एस्थमा, chest pain related to excessive secretions and ineffective coughing. So जो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायग्नोसिस में फर्स्ट चीज़ है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ये हमने उठाया है नंदा की नर्सिंग डायग्नोसिस में से। एंड इसमें सेकंड में जो है हम उठा रहे हैं एंजाइटी को, एंड थर्ड में चेस्ट पेन को। ओके, जो नंदा की नर्सिंग डायग्नोसिस है उसमें रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारी डायग्नोसिस मौजूद हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस मौजूद हैं। तो हमने 3 यहाँ पर यूज़ किए हैं। आपने नर्सिंग के प्लान बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपने जस्ट एक ही लेनी है, ये फॉर योर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये ऐड की हैं 3। सो आप इसको बेस बना के कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं, इधर विल बी इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, एंजाइटी, चेस्ट पेन, कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्लानिंग, जो हम गोल्स बनाएंगे, जो हम कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स उससे हमें हासिल हो जाएं। तो उसके लिए हम कुछ गोल्स बनाएंगे, वो हैं शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में हम लोग जो हैं पेशेंट विल हैव बेस्ट पीक पर्सनल एक्सपायरेटरी फ्लो। इसमें हम लोगों ने शॉर्ट टर्म गोल्स में ये है कि हमारा ये गोल होगा कि पेशेंट का जो पर्सनल एक्सपायरेटरी फ्लो है वो बेस्ट पीक पे जाना चाहिए, रेट ऑफ 80 to 100% होना चाहिए। एंड उसके बाद सेकंड गोल जो है शॉर्ट टर्म गोल में वो है पेशेंट्स एयरवे विल बी पेटेंट एंड फ्री ऑफ सिक्रीशंस, कि पेशेंट का जो सांस की नाली है, नालियाँ होती हैं, वो सिक्रीशंस फ्री होनी चाहिए, हो जाएंगी, जो हम गोल बना रहे हैं। उसके बाद है पेशेंट स्पॉन्टेनियस ऑक्सीजन सैचुरेशन विल इंक्रीज फ्रॉम 93%। यहाँ पर हमने जो पेशेंट का हम लोगों ने डाटा लिया था उसमें उसकी स्पॉन्टेनियस ऑक्सीजन सैचुरेशन वाज 93%। एंड हमारा गोल जो है उसमें है कि
Patient spontaneous oxygen saturation will increase from the 93% to 96 to 100%. ये है हमारे short term goals for the asthma, and long term goals will be patients will be able to breathe without supplementary oxygen within 24 hours. इसमें ये है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो पेशेंट की सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है वो किसी भी सोर्स के बगैर ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल हम नॉन रीब्रीदिंग मास्क यूज़ कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन सप्लाई टू द पेशेंट, और कोई भी हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं, नीजल के नूना यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये होगा कि हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे कि पेशेंट 24 आवर्स के अंदर अंदर अपनी नॉर्मल नेचुरल सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बगैर जो है वो अपनी ब्रीथ को मेंटेन कर सकेगा। आफ्टर दैट जो लॉन्ग टर्म गोल होगा वो सेकंड होगा वाइटल साइंस रिटर्न टू बेसलाइन विद इन 24 आवर्स। So these were the short term goals and these are the long term goals. Now next is the intervention. Intervention जो है इंटरडिपेंडेंट एंड रेशनल, उसके साथ साथ हम रेशनल भी देखते जाएंगे। नंबर 1 जो है मॉनिटर स्पॉन्टेनियस ऑक्सीजन सैचुरेशन अवॉइड ट्रिगर, कि सबसे पहले हम लोग ने स्पॉन्टेनियस ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट की मॉनिटर करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं जो उसकी एस्थमा में उसको बढ़ा रहे हैं उसको हम लोगों ने अवॉइड करना है। इसका मकसद क्या है कि असेसमेंट ऑफ ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन रेट कैन अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस सच एज हाइपोक्सीमिया। मीन्स अगर हम ट्रिगर्स को अवॉइड करेंगे तो उससे जितने भी पेशेंट को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही होगी या उसको ट्रिगर कर रहे होंगे कि ऑक्सीजन उसकी कम हो जाए, स्पॉन्टेनियस ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाए या उसमें कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे, उसको जो है ना उन ट्रिगर्स को अवॉइड इस मकसद के लिए करेंगे। नंबर सेकंड इज़ एलिवेट बेड। एलिवेट मीन्स टू lift up the bed to semi-polar position to assist for with breathing। जब भी हम बेड का जो है सेमी पोलस पोजीशन में हम रखते हैं तो इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि पेशेंट जो है अपनी जो ब्रीदिंग है वो अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा रेशनल होगा इसके लिए कि वो होगा एस्थमा कैन बिकम वर्स इफ पेशेंट इज़ एंशियस विच कॉज शैलो रैपिड ब्रीदिंग। Okay. After that, encourage the use of relaxation techniques such as deep breathing exercises। कि हमने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की टेक्निक्स एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स को हमने इनकरेज करना है पेशेंट में। उसका क्या मकसद होगा? कंट्रोल्ड मेथड ऑफ ब्रीदिंग आल्सो एड्स स्लो रिस्पायरेशन इन द पेशेंट्स हु आर टेकअपनिया। क्योंकि अगर हम कंट्रोल्ड मेथड ऑफ ब्रीदिंग यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि पेशेंट जो है टेकअपनिया से दूर रहेगा, उससे टेकअपनिया नहीं होगा। आफ्टर दैट इंडिपेंडेंट, ये जो हमारे पास इंटरवेंशन थे वो थे इंटरडिपेंडेंट थे, एंड आफ्टर दैट जो होंगे हमारा जो गोल होगा उसमें जो इंटरवेंशन होंगे वो इंडिपेंडेंट वो कर रहा होगा। तो वो होगा एवेलुएट द कॉफ एक्टिवली, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ removing the sputum is the cough effectively। बिकॉज इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन में हमारा ये होगा कि वो जो पेशेंट है वो एक्टिवली कॉफ कर सके। इसका मकसद ये होगा कि जो स्पूटम है वो एक्टिवली रिमूव हो सके उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक में से, जो जितना भी स्पूटम इकट्ठा हो रहा है, सिक्रेशंस इकट्ठी हो रही हैं, तो कॉफ एक्टिवली एक्सरसाइजेस की मदद से जो पेशेंट का कॉफ है वो रिमूव हो जाएगा। आफ्टर दैट द बेसिस ऑफ दीज गोल्स इंटरवेंशंस, इन द लास्ट हम लोग एवेलुएशन देखेंगे। एंड एवेलुएशन में जो है वो होगा assess and evaluate the changes in vital signs, temperature and oxygen saturation, note any abnormal breathing sounds such as wheezing, crackles or stridors। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने असेस कर लेना है, एवेलुएट कर लेना है उसके वाइटल साइंस को, टेम्परेचर को, ऑक्सीजन सैचुरेशन को, एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स को देखना है कि कहीं उसको वीजिंग साउंड्स तो नहीं आ रहे, उसकी क्रैकलर्स तो नहीं है या स्ट्राइडर्स तो नहीं आ रहे। पेशेंट्स रिपोर्ट नो पेन ऑन फेस स्केल। तो हमने जो एवेलुएशन देखी है कि जितने भी हमने इंटरवेंशंस किए हैं और तो उसकी बेस पर पेशेंट का क्या एवेलुएशन आया है, दैट इज़ द पेशेंट रिपोर्ट करता है नो पेन ऑन फेस स्केल, spontaneous oxygen saturation will reflect
as minimum of 96%, and patient will identify the negative factors affecting actively intolerance. Okay. इंटरवेंशन के अंदर हमारे पास एक और चीज़ थी, दैट इज़ द अवेलुएट द पेशेंट इनटेक ऑफ वाटर एंड हिज स्टेटस, कि हम लोगों ने पेशेंट का देखना है कि वो कितना की पानी वाटर इनटेक कर रहा है और उसका क्या स्टेटस है। उसका ये जो रेशनेल होगा वो होगा कि जब एयरवे वेट होता है वो बैक्टीरिया की जो है ना एंट्री को कम कर देता है और म्यूकस की थिकनिंग को भी कम कर देता है। ठीक है। So this was the nursing care plan for the asthma. Hope it will be beneficial for you, students. If you like my video, please subscribe my channel for the further videos. Like my video and press the bell icon. Thank you so much.